ना, तो 24-30 जून को एंड हो रहा है, तो भाई ये नॉन रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। चंग ली, अ चाइनीज शुगर मैन्युफैक्चरर, शुगर का है उसने, शुगर मैन्युफैक्चरर, अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 2023। ड्यूरिंग हिज स्टे अंटिल 1 सितंबर 2023 इन पाकिस्तान, ही रिजाइडेड इन सरगोदा, पंजाब until 31 May. Therefore, his departure from Pakistan, he stayed at Gotki. Gotki किधर है? इंडिया में? श्रीलंका। उसे लिख दिया आगे, कुछ लोगों को वाकई पता होगा ये श्रीलंका में है, तो उसे लिख दिया सिंध में है। Assume that a calendar year serves as his special tax year. Calendar year special tax year है, बताएं। टैक्स ईयर जो है वो मेरा स्पेशल टैक्स ईयर है। कैलेंडर ईयर तो वही बनेगा। तो देखें, गोटकी भी रहा है ये, और ये सरगोदे में भी रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान में रहना चाहिए। ठीक, तो बताएं रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपने कैलकुलेट करके बताना है, लिख के अगले को, कि कितने दिन बन रहे हैं। 184 कर लें कैलकुलेट यार, कैलकुलेटर निकला है, जैसे हमने स्केयर करने हैं, डिवाइड करने हैं, कोई हाल नहीं। करें करें जल्दी करें। 185 हाँ जी, निकाले आपने? क्यों साथ वाली निकाल रही है? साहब तो लगाएंगे, साहब जल्दी लगाएं। 2 नंबर के लिए क्या वो 1 घंटा देगा आपको? जल्दी जल्दी साहब लगाएं। हाँ जी भाईजान, लग गया साहब? कितने दिन बाद है? सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? बस 185 डेज। 185 डेज बनते कैसे हैं ये भी उसे बताने हैं, ठीक है? अप्रैल, मार्च, सही, सारे दिनों के बना के उसे बताने हैं, ठीक है? मैं निकाल लिया आप लोगों ने 185 डेज। तो ये जी 4 नंबर मिल गए मुफ्त के। देखें आई कैप इतना रहमदिल भी होता है, सिर्फ 2 मिनट के काम के देखें 4 नंबर मिल गए। इतना आसान सवाल दिया था उसने। अपनी बुक्स ओपन कर लें। ये तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने कहा लेटेस्ट स्टेप में आपकी हौसला अफजाई के लिए करवा दें। अच्छा जी, बुक्स के अंदर आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 नॉर्मली, हाँ जी यार खत्म हो सकता है सर, तो ये खुदा के पढ़ाऊंगा वो भी, जाने नहीं यार। थ्योरेटिकल पोर्शन जो होगा, जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो न्यूमेरिकल के साथ साथ ही चलेगा, ठीक है? मतलब थ्योरीज के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ साथ ही चलाऊंगा मैं, यानी कि थोड़ा किसका थ्योरेटिकल पोर्शन का वेटेज कितना है। अच्छा सवाल है आपका, ठहरे आपको बताता हूँ।
सितंबर 23 के अंदर, सितंबर ऑटम 23 बन गया ना, ऑटम 23 में थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा है 35 मार्क्स का एग्जामिनर ने, ठीक है। मार्च के अंदर उसने पूछा है 32 नंबर का, मार्च 23 में, ठीक है। और 2022 में उसने स्प्रिंग के अंदर जो उसने पूछा है दैट इज 23 मार्क्स, और ऑटम में उसने पूछा है 27 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप इन चार की एवरेज निकाल लें तो तकरीबन 25 to 30 के बीच बनेगी, सही है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो 25 से 30 नंबर का आपको आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, कि वो बहुत ज़्यादा भी पूछ सकता है, बहुत थोड़ा भी। जैसे लास्ट अटैम्प्ट में बड़ा कम पूछा है उसने, तो देयर इज अ चांस कि इस अटैम्प्ट में वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पूछ लेगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कोशिश मेरी यही होगी कि हम लोग इसको साथ साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं हो कि जी एक दिन में हम लोग इसको सारे को ख़त्म करने की कोशिश करें। अच्छा, चैप्टर 1 जो है वो डील करता है अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम क्या चल रहा है। चैप्टर 1 to 3 जो है ये बहुत ही इजी मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स है। चला नहीं अभी, जो चैप्टर 1 to 3 है ये काफ़ी इजी मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। इसमें वो पूछ लेता है क्वेश्चंस, तो बड़ा ही आसान से आपने अगर पढ़ा हो तो काफ़ी इजीली इसके अंदर नंबर आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द टैक्सेस। टैक्सेशन, इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच द सॉवरेन थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी raises revenues in order to use it for the expenses of government। सॉवरेन से क्या मतलब कि कोई एक अथॉरिटी अपनी लॉ मेकिंग बॉडी के थ्रू रेवेन्यू रेज करती है अपने गवर्नमेंट के खर्चे के लिए। तो जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वो दैट इज पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। टैक्स अथॉरिटीज नहीं, पार्लियामेंट जो होता है वो लॉ बनाता है, और जो सॉवरेन्स मैंने आपको बताया कि जो एक सुप्रीम अथॉरिटी जिसे आप कह लें, उसका वर्ड होता है, मतलब होता है। ऑब्जेक्टिव्स, द गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस इन ऑर्डर टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। आई कैप ने 4 नंबर का 2 से 3 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आर द रेवेन्यू एंड व्हाट आर द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो ये इसके अंदर इस वजह से इसको करना ज़रूरी भी है। नहीं, उसमें तो लाइट आ रही है, उसी तरह हिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आ गया, चल गया, ये फिर बंद हो गया, चल गया ना छेड़े। हाँ ठीक है। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी टैक्सेशन के? फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, रेवेन्यू को इकट्ठा किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, अमीर से पैसा लेके गरीब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू स्ट्रेंथन एनामिक एंटरप्राइजेस। एनामिक किसे कहते हैं? एनामिक का जो लफ्जी मतलब है वो तो सिंपल यही है कि जिसमें खून की कमी हो, ठीक है। मतलब जो कमज़ोर, आम लैंग्वेज के अंदर आप यूज़ करते हैं, जो कमज़ोर हो। तो एनामिक एंटरप्राइजेज, ऐसी एंटरप्राइजेज, ऐसे शोबे जो अभी उस तरह से तरक्की पे नहीं है जिस तरह से बाकी हैं, ठीक है।
तो एनामिक एंटरप्राइज को एग्जेम्पशंस देने के लिए टैक्स को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा बात जा रही है कि जी जो रियल एस्टेट है, अभी करंट सिनेरियो की हम बात करें कि रियल एस्टेट एक बड़ा पावरफुल सेक्टर है जिसको अभी तक कभी टैक्सेशन ने हाथ ही नहीं डाला। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आ जाए तो एग्रीकल्चर जो किसान है वो बेचारा बहुत ही जो है वो एनामिक एक कह सकते हैं कि आपके एक कमज़ोर तबका है कि वो सारा साल फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद जब उसकी फसल मार्केट पे आती है तो उसको वो वाला रेट नहीं मिल पाता जितने एक्सपेंसेस उसने उस फसल के ऊपर किए होते हैं, ठीक है, जितनी मेहनत उसने की होती है। तो अब उस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे और रियल एस्टेट में जहाँ पे टैक्स कम लगा हुआ वहाँ टैक्स बढ़ा देंगे क्योंकि लोगों का रुझान इस तरफ है। तो एक तरह से एक सेक्टर को सपोर्ट किया, दूसरे को टैक्सेशन इंक्रीज करके। तो इट्स अ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कि आप किसी एक एनामिक एंटरप्राइज को, एनामिक सेक्टर को सपोर्ट करें और दूसरे पे टैक्सेशन लग जाए। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस, इसकी क्या मिसाल होगी? एनीवन? सॉरी, टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन के अगेंस्ट इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देते हैं और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल पिछले दिनों में रही भी है, बल्कि अभी करनी जा रही है। जैसे गाड़ियां हैं, ठीक है, इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि आपके जो लोकल गाड़ियां बन रही हैं वो सस्ती, वो जो है लोग वो ज़्यादा बाय करें, ठीक है। आप करोला बाहर से मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे पूरे का पूरा यूनिट, या कोई और उसका कंपेटिटर आप बाहर से लेके आएंगे, वो आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेम तरह की गाड़ी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर लें, जो कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चर तो नहीं है, असेंबल्ड होती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, तो यहाँ पे अगर आप असेंबल्ड लें तो वो उसके ऊपर आपको वो कम कीमत में मिल जाएगी। तो ये क्या किया कि आपकी डोमेस्टिक जो हमारी वो है इंडस्ट्री, उसको प्रमोट किया है, और जो हमारी इंपोर्ट वाली इंडस्ट्री है उसको डिस्करेज किया है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा मेजर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। एज ए बार्गेनिंग टूल इन द ट्रेड निगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक के साथ बहस व मुबाहिसा रेट निगोशिएट करने में एज ए बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? मिसाल के तौर पे आप चाइना से कहें कि जी आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो है कम टैक्स लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपके बंदे जो यहाँ पे काम करने आएंगे हम उन पर टैक्स नहीं लगाएंगे। आपके साथ हम फलानी चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हम टैक्स कर लेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। मकसद सिर्फ ये है कि आप आए इधर आगे हमारी इंडस्ट्री को बिल्डअप करें। तो इसको एज एन आप ट्रेड निगोशिएशन के भी यूज़ करते हैं। टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए भी टैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे सेल टैक्स 17 से 18% कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। एक चीज़ जो 100 रुपये की चीज़ थी 117 की मिलती थी, अब वो कितने की मिल रही है? 118 की। इसी तरह गाड़ियों के ऊपर 25% सेल टैक्स बढ़ा दिया। आया था ना भी कुछ अर्से पहले नोटिफिकेशन कि जिन गाड़ियों की बेस प्राइस 40 लाख से ऊपर है या उनका जो इंजन कैपेसिटी 1400 से ज़्यादा है तो उनके ऊपर टैक्स 25% लग जाएगा। तो 100 की चीज़ 125 की हो गई। तो इट्स इन्फ्लेशन। और डिप्रेशन में भी काम आता है कि आप टैक्स कम कर दें, 17 से 15 पे ले आए, तो आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उसे थोड़ा डिप्रेस भी कर दिया। टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर तबका बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है, इस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करना टैक्स का एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है कि अमीरों पे टैक्स ज़्यादा लगाओ और गरीबों को उससे फैसिलिटेट करो। जो कि लगता है कि पाकिस्तानी टैक्स जो बना रहे हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, वो सैलरीड को ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास को नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन वो यहाँ पे लगता ही नहीं, इस बात की समझ नहीं लग रही कि ये गलत कर रहे हैं। लेकिन चले, एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, बुकिश ही सही, पढ़ना तो है। टू प्रोमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंशियल एजुकेशन एक्टिविटीज एंड मेंटेन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस, साइंस एंड इन्वेंशन को प्रमोट करने के लिए भी टैक्सेस का रोल अदा किया जा सकता है।
हाँ साइंस इन्वेंशन वो लेके आए थे एक बंदे को, लेकिन वो भी काम खराब हो गया था। To implement laws which eliminate discrimination among various elements in the markets या businesses to discourage certain undesirable sectors and activities। इसकी क्या मिसाल हो सकती है? अनडिजायरेबल सेक्टर्स को या एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करना या प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करना। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग है, ठीक है, जो सिगरेट्स हैं उनको आपने देखा नहीं कि पहले जो है वो एक इम्पोर्टेड सिगरेट की डब्बी जो थी 400-450 की मिलती थी, अब वो 1000 से भी क्रॉस कर गई है, ठीक है। इसी तरह वो जो नॉर्मली हमारा यहाँ पे गोल्ड लीफ चलता है वो मेरे ख्याल 100-150 का था, अब शायद 500 से भी ऊपर चला गया है या उसके आसपास चला गया है। रखनी टैक्स पढ़ाना नहीं है, रखनी पड़ती है, ठीक है। तो हार्मफुल सेक्टर्स, ठीक है, तो हार्मफुल या ऐसे सेक्टर जिसको डिस्करेज करना चाहिए, जो लोगों की हेल्थ इश्यूज खराब कर सकते हैं या एनी अदर एलिमेंट जो गवर्नमेंट समझती है कि अनडिजायरेबल है, उन सेक्टर के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तो बेसिकली दीज आर द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स और आईकैप ने इनको बाकायदा तौर पे टेस्ट किया हुआ है। अभी ये चैप्टर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से आईकैप ने कौन से पास पेपर्स पूछे हैं, ठीक है, तो वो भी ताकि आपको आइडिया हो कि हमने किस लेवल तक इसको क्रैम करना है और क्या क्या याद करना है। ये है क्रैमिंग ही टोटली चैप्टर 1, 2, 3। कुछ चीज़ें तो रिटेन रह जाएंगी हमारी डिस्कशन से, थोड़ा इलेबोरेट में इसलिए करता हूँ कि क्लास से आप थोड़ा बहुत रिटेन कर लेंगे, लेकिन 100% रखने के लिए आपको थोड़ा सा इसको क्रैम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टैक्सेशन लॉ। अच्छा, लेफ्ट साइड पे उसने कुछ टैक्स लॉ लिख दिए हैं और राइट साइड पे उसने उन टैक्स लॉ का ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। और मज़े की बात यह है कि आईकैप ने ऐसे ही एक क्वेश्चन को टेस्ट किया है कि उसने टैक्स लॉज दे दिए और पूछा है कि भाई इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सैलरी इनकम पे टैक्स लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव है जी? रेवेन्यू कलेक्ट करना। एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। बैंकिंग चैनल के अलावा कोई अमाउंट ट्रांजैक्शन हो तो हम कहते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एज इनकम लेके जाओ ना। याद है ना कि कैश में ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो वो जिसने रिसीव किया उसके लिए क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये क्यों है? ये क्यों किया है? कैश को जो है वो डिस्करेज किया है क्योंकि अब ऑब्वियसली जो पर्सन को मिल रहा है कैश वो खुद तो जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कभी भी नहीं बताएगा ना, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। जब तक चीज ट्रांजैक्शन में नहीं आएगी, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएगी, वो इकोनॉमी में नहीं आएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि उसको इकोनॉमी में आना जरूरी है कि आप उसके लिए कोई चैनल यूज करें। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स, इसका ऑब्जेक्टिव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, इसका ऑब्जेक्टिव वही आ गया कि रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ अननेसेसरी गुड्स एंड क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अननेसेसरी गुड्स जिस तरह लग्जरी आइटम्स, मिसाल गाड़ियों की भी बात अभी मैंने की, इसमें तो एक तो होती है ना जो नॉर्मल 660 सीटी की गाड़ियाँ, कुछ लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं जो जिस तरह V6 चल रही है, V8 चल रही है, ठीक है, ये 10-10, 12-12 करोड़ की कर दी है। ऑल्दो इनकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2.5-3 करोड़ है, ऊपर वाला सारा टैक्स है, ठीक है। ये आप ऑब्वियसली पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि कैट फूड, डॉग फूड, ये भी सारी इंपोर्ट होती है, तो गवर्नमेंट की नज़र में ये भी एक लग्जरी आइटम है, तो ये भी इनके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ा के इनको जो है वो महंगा किया जा रहा है। वो कहते हैं आप जो घर में रोटी बचाते हैं वो डाल देंगे, ऐड करें ना इनको, ज़रूर जाके आप उन्होंने इम्पोर्टेड आइटम लेके डाल दें, लेकिन फिर भी तो कहते हैं ये शौक है ये, इसके लिए आप टैक्सेस लगाएं लोगों को। अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर टैक्सेशन की कमी करना, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या कोई इंसेंटिव देना। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स हमारी जीरो रेटेड है, एक्सपोर्ट पे हमारा कोई टैक्स नहीं है, वजह एक्सपोर्ट करें, जितनी से ज़्यादा चीज़ें मुल्क से बाहर जाएंगी उतनी फॉरेन करेंसी मुल्क में आएगी, फॉरेन करेंसी मुल्क में आएगी। तो अब तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया ना। आज से कोई 5-6 साल पहले, 10 साल पहले तो कभी सुना ही नहीं था कि जी बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है या सरप्लस है, ठीक है, कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी।
तो आजकल का ये जो दौर है, जो आप लोगों की जनरेशन चल रही है, इसमें तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि जी पाकिस्तान का ख़जाना कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड ख़राब हो रहा है। क्या है? इट्स ऑल अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इन चीज़ों का नॉलेज हमें अब हमारी कंपल्शन बन गई है, ख़ास तौर पे आप लोगों की भी, और जो मेरे लेवल के लोग थे जिन्होंने पहले क्वालिफाई किया है उनकी भी कंपल्शन बढ़ गई है कि वो अप टू डेट रहे अब इसके साथ, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम आ गए। आज से 10-12 साल पहले तो ये चीज़ों का नाम ही नहीं सुनते थे, बहुत कम सुनते थे। अब तो रोज़ आया होता है जी, हर महीने के एंड में बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना हो गया, ट्रेड डेफिसिट इतना कम हो गया, IMF ने इतने पैसे दे दिए, डॉलर इतने आ गए, ज़र मुबादला इतना बढ़ गया। ये क्या है? इट्स जस्ट ऑल इकोनॉमी। तो थोड़ा बहुत इसके साथ भी टच रहना ज़रूरी है। तो जितनी एक्सपोर्ट करेंगे, जितनी दरामद करेंगे, उतने ही फॉरेन रेवेन्यू आएगा हमारे पास, डॉलर्स आएंगे हमारे पास, डॉलर ही डॉलर हो जाएंगे हर जगह। ठीक है। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टैक्स क्रेडिट देना। टैक्स क्रेडिट क्या है जी? लायबिलिटी के अंदर कमी। तो हमने तो डोनेशन की पढ़ी है कि डोनेशन पे भी टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, वो नीचे से सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। कुछ अर्सा पहले तक इन्वेस्टमेंट्स पे भी टैक्स क्रेडिट देते थे, वो अब आपके कोर्स से निकल गया है क्योंकि लॉ ने वो चेंज कर दिया है। तो आप लोग शुक्र अदा करें कि वो निकल गया है। ठीक है। तो उसके लिए यही था कि आपको प्रमोट कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करें। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, IT इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि IT रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है। तो IT इंडस्ट्री जो है वो आपकी वो प्रमोट होती है इससे। तो ये आपके जी ऑब्जेक्टिव से ऊपर उसने रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू और साथ में थोड़े से उसने वैसे बता दिया। इन्होंने सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो लिखा ही नहीं है। क्या? The specific department that consumes 3/4% of all tax collection. वो कहाँ के? टैक्स डिपार्टमेंट, सर टैक्स डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा। हाँ जी। A specific department that consumes 3/4% of all tax collection. टैक्स, डीजल व्हीकल। लेकिन दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। वो तो एक आप कंजम्पशन बता रहे हैं ना पेट्रोल, वो यहाँ पर नहीं लिखी। उन्हें उसका ऑब्जेक्टिव से क्या ताल्लुक होगा? जब यहाँ पर वो सारी चीजें लिख रहा है कि रेवेन्यू टू रन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट है और इम्प्लांटिंग पॉलिसी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेजर जो आपका एजेंडा है वो किधर गया? बेसिकली ये वो आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है टैक्स के। टैक्स लगाने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? वो कह रहा है कि टैक्स लगाने का कुछ रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हैं कि पैसे जहाँ से आएंगे। कई दफ़ा टैक्स इसलिए लगा रहे थे कि पैसे लाना मकसद नहीं है। तो ये जस्ट वो क्लासिफिकेशन जो आप बात कर रहे हैं, दैट इज मोर रिलेटेड टू कंजम्पशन, कि उसकी कंजम्पशन कैसे हो रही है। रेवेन्यू कलेक्शन होगी तभी वो जाके कहीं पे कंजम्पशन करेंगे। आप हमने इसमें ये पढ़ा कि ये कलेक्ट भी कर रहे हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। ये दो बातें हमने पढ़ी। नहीं, कलेक्ट भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा है कि टैक्स लगाने का एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि आप अभी ये ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जा रहा है, आप अभी थोड़ा सा नैरो कर रहे हैं, उसके डाउन करो, ड्रिल डाउन कर रहे हैं। इस तरह जब ड्रिल डाउन करेंगे तो फिर हम आएंगे। वो भी सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब कोई बंदा एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा, वो फिर उसका एक अलग एस्पेक्ट में जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको मकसद बता रहा है कि मकासद क्या है, तो अभी उसका फोकस सिर्फ उसके ऊपर है। एक इसके अंदर चीज और भी है। ठहरे ठहरे ठहरे, इसके अंदर ना एक इसी में से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो नॉन रेवेन्यू या रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हमने कुछ पढ़े हैं। टैक्सेस को एज ए डेवलपमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। टैक्सेस यूज्ड एज डेवलपमेंट।
ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ इस बुक के अंदर उस तरह से इलेबोरेट तो नहीं किया हुआ, लेकिन आईकैप ने दो दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा है कि डेवलपमेंट के तौर पे टैक्सेस का इस्तेमाल कैसे होगा, डेवलपमेंट के तौर पे टैक्सेस का इस्तेमाल कैसे होगा। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि अभी वो दोबारा पूछे तो आपको आइडिया हो। टैक्सेस एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट, एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट, सर ये क्या बात है? एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट। आईकैप की बुक के अंदर मेंशन है, लेकिन वो यही सारी बातें हैं, वो मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ। टैक्सेस आर वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग फोकस करें बात के ऊपर, मैं आपको लिखा दूंगा, इसी पे लिख रहे हैं आप, क्योंकि जो ऊपर दी गई बातें हैं यही रिपीट होनी है, ठीक है। बी कहाँ है? अभी बता रहा हूँ ना कहाँ दी हुई है, इसी बुक में जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसी में से कुछ चीज़ें टैक्सेस यूज होते हैं एज ए डेवलपमेंट के तौर पे भी, वो बताने लगा हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। आपने हमने अभी ये पढ़ा है कि टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस, ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशंस टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स टू एग्रीकल्चर, टैक्स क्रेडिट्स का दे देना टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक इसका ये है, कस्टम ड्यूटीज हाई लगाना, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, हमने अभी पढ़ा ना लग्जरी आइटम्स के ऊपर आप लगा लेते हैं, ठीक है। टैक्स एग्जेम्पशंस टू ऑर्गेनाइजेशंस, ये टैक्स क्रेडिट एंड एग्जेम्पशंस, ये एक ही बात है। टैक्स क्रेडिट्स या टैक्स एग्जेम्पशंस आ जाती हैं आपको। और एग्रीकल्चर को टैक्स एग्जेम्प्ट करना, एग्रीकल्चर टैक्स एग्जेम्पशंस, एंड द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स के हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ zones as a tax free। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप टैक्सेस को यूज करते हैं एज ए डेवलपमेंट, एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट। इसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स क्रेडिट देना या इस पे एग्जेम्पशन मिलना, ये ऑलरेडी अभी हमने इस पे पढ़ चुके हैं। कस्टम ड्यूटीज का भी पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट करना भी पढ़ चुके हैं, हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, ये भी पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ ये चीज़ ऐसी है जो नहीं है कि कुछ एरियाज को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगी तो कुछ अरसे तक उस इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बड़ी कॉमन एग्जांपल है गवादर, ठीक है। गवादर को आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अब डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ पे ये लोग प्रमोट करेंगे कि जिसने उस गवादर के एरिया में कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, तो हम 10 साल तक उसके टैक्स को पूछेंगे ही नहीं, तो तभी लोग वहाँ जाएंगे ना। अगर आप वहाँ जाते साथ ही एक तो लोग इतनी दूर जाएं, ठीक है, उस जगह को डेवलप भी करें और फिर आप जाके उनकी प्रॉफिट्स पे टैक्स भी लगा दें, तो ऑब्वियसली लोग नहीं जाएंगे। इसी तरह फैसलाबाद में जो साहिवाला के पास इंडस्ट्रियल स्टेट जोन बना था, तो यहाँ पे भी इन्होंने स्टार्ट के अंदर ये किया था कि जो चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, शर्त ये कि वो आइटम इंपोर्ट करके डायरेक्टली इस जोन के अंदर लगे, ठीक है। तो इसी तरह कुछ एरियाज को गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है एज ए टैक्स फ्री जोन, टैक्स फ्री या टैक्स रिड्यूस रेट पे होते हैं, ताकि मकसद क्या होता है
उस एरिया को डेवलप किया जाए, डेवलपमेंट के तौर, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग